नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। मध्य पूर्व में हालात हर गुजरते घंटे के साथ और ज्यादा विस्फोटक होता जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती तनातनी अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीनी स्तर पर इसके खतरनाक असर दिखाई देने लगे हैं। लेबनान में हुआ ताजा हमलों ने शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। सैकड़ों लोगों की मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दबाव जंग को रोक पाएगा या फिर हालात और बिगड़ सकते हैं। इसी बीच एक और बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया। ईरान के एक राजनयिक के ट्वीट ने संकेत दिया है कि अगली अहम बातचीत पाकिस्तान में हो सकती है। हालांकि ट्वीट डिलीट होने के बाद अब इस बैठक पर भी सवाल उठने लगे हैं। इस्लामाबाद में प्रस्तावित बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि यही वो मंच हो सकता है जहां कूटनीति आखिरी कोशिश करेगी जंग को रोकने की। लेकिन लगातार हो रहे हमले इस उम्मीद को कमजोर कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के भड़काऊ बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, माहौल को और भी गरमा दिया है। भारत और इजराइल को लेकर दिए गए उनके बयान ने शीत तनाव में नया एंगल जोड़ दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बातचीत से हल निकलेगा या फिर बंदूक ही सहारा बनेगा, बंदूक ही फैसला करेगा। मध्य पूर्व की इस आग पर दुनिया की नजर टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये चिंगारी भड़की तो इसका असर सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी जद में आ सकती है। फिलहाल निगाह इस्लामाबाद की संभावित बैठक पर है, जहां से या तो शांति की राह निकलेगी या फिर टकराव और तेज होगा। यानी एक चीज साफ है कि जो तनातनी अभी फिलहाल बरकरार है, सीज फायर की बात कही गई, लेकिन सीज फायर के बावजूद जो अटैक किया गया है, 300 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। सीज फायर पर कहाँ बिगड़ी बात, इस पर भी हम बात करेंगे। ईरान की तरफ से साफ तौर पर यह संकेत दे दिया गया है कि वो किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं करेगा। ईरान ने बोला है कि यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को मान्यता दी गई, अमेरिका इस अधिकार को नकार रहा है। आपको बता दें कि गलीबाफ बोले बातचीत का आधार पहले ही टूट चुका है। अब द्विपक्षीय वार्ता करना तर्क संगत नहीं रह गया है। साफ तौर पर अब देखने वाली बात यह है कि सीज फायर को लेकर जो बातें बिगड़ी हैं, अब इस बातचीत का क्या अब आने वाले समय में कूटनीति का कोई रास्ता बचा हुआ है, क्योंकि एक तरफ बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। जो लेबनान में अटैक किया गया, 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है। एक तरफ ईरान का कहना है कि वो अटैक नहीं करना चाहिए, तो अमेरिका और इजराइल कह रहा है कि उस सीज फायर में लेबनान का जिक्र नहीं और लेबनान सीज फायर में शामिल भी नहीं था। अब देखने वाली बात कि कल एक अहम बैठक इस्लामाबाद में बुलाई गई है। क्या इस बैठक से आगे समस्या का समाधान निकल पाता है, क्या स्थिति साफ हो पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि लेबनान में 10 मिनट में 100 ठिकानों पर बड़े हमले हुए, 50 फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया, 160 से ज्यादा बम गिराए गए, दक्षिणी लेबनान को जोड़ने वाला 6 ब्रिज भी टूट चुका है। जाहिर तौर पर कनेक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और इस बीच कई चौंकाने वाला मोड़ भी सामने आया। ईरान के एक राजदूत ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि पाकिस्तान में बातचीत होगी, और फिर उसके बाद जो है उस ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है। अब ये भी सस्पेंस है कि पाकिस्तान में बातचीत होगी भी या नहीं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोरी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर DK गुप्ता विदेश मामलों के जानकार, हुसैन जावेद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समझेंगे। सबसे पहले DK साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर मिडल ईस्ट में चल क्या रहा है सर? सीज फायर हुआ, दूसरी तरफ लेबनान पर अटैक कर दिया गया, क्या सीज फायर में लेबनान नहीं आ रहा था? जय भारत। देखिए, अगर इस युद्ध में अगर कोई क्लियर विनर है, बिल्कुल क्लियर विनर, अगर मेरा लाइन ऑफ थॉट अगर चलेगा या समझा जाए, तो उसमें इजराइल है। इजराइल क्लियर विनर है। उसने अपने टारगेट बिल्कुल सेट कर रखे हैं कि युद्ध में बातचीत हो, कुछ भी हो। इसने युद्ध होने से पहले अमेरिका को इंडिकेशन दे दिया था कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं अटैक करूंगा, क्योंकि मेरे सर्वाइवल की बात है। तो यहाँ पे ये भी बात आ चुकी थी, और इसीलिए वो जो भी, जिसको आर्मी में बोलते कैमोफ्लेजिंग करना, पता नहीं चलना चाहिए, या हम कहते हैं जैसे कि हम कवरिंग फायर। अच्छा ठीक है, युद्ध में बात लेबनान का नाम नहीं है, चलो मारो लेबनान को, क्योंकि उसने एक चीज देखिए कि उसने हमास को एक बुलेट भी फायर नहीं करने दिया इस पूरे युद्ध के अंदर। हुती को जो अमेरिका ने जनवरी फरवरी मार्च में जो डाउन कर दिया था 25 में, उसके बाद पूरे हुती ने शायद 1 या 2 रॉकेट पूरे युद्ध में लॉन्च किए हैं। लेकिन जब हमास को
डाउन कर रहा था इजराइल, उसमें हिजबुल्लाह पे उसका कम कंसंट्रेशन था। अब वो फुली कंसंट्रेट हो गया है हिजबुल्लाह पे, ताकि हिजबुल्लाह को हमास के जैसा बना दिया जाए। इसलिए वो किसी की बात नहीं सुन रहा। बोला जब तक बातें खत्म, ऐसे होता है ना, थप्पड़ में 2-4 थप्पड़ मार दो भीड़ में, बाद में सॉरी बोल दो, मतलब नुकसान तो कर ही दो। तो इस समय वो उसका फायदा उठाते हुए हिजबुल्लाह को, और साउथ लेबनान में कुछ जमीन भी उसने कब्जा कर लिया, क्योंकि उसका बॉर्डर भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो इसमें क्लियर विनर जो है इजराइल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ईरान और मिडिल ईस्ट के कंट्री सबसे बड़े लूजर है, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे फिजिकली, चाहे जिस तरह से देखेंगे, चाहे उसमें हम अपने ऑडियंस को कुछ भी सुनाएं कि हम जीत गए, हम पुरानी सभ्यता हैं, हम कभी हारेंगे नहीं, कुछ भी कर दें, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है। मैं एक डाटा तरन्नुम दे के मैं खत्म करना चाहूंगा इसको, कि नैरेटिव में और एक्चुअल में क्या होता है। 40 साल से खमैनी को सब मारना चाह रहे थे, एक्चुअलिटी है कि खमैनी को मार दिया गया है, ये एक्चुअल है। नैरेटिव क्या है? ईरान जीत गया है। डिफेंस मिनिस्टर, इंटेलिजेंस मिनिस्टर, चीफ, IRGC के 2 बार चीफ मारे गए इस युद्ध के अंदर, ये एक्चुअल है। हकीकत क्या है? ये एक्चुअल है। और नैरेटिव क्या है? ईरान जीत गया है। ईरान के अंदर अभी मैं डाटा जो पढ़ रहा था, इसमें 61% इन्फ्लेशन चला गया है, और फूड का और बेवरेजेस का इन्फ्लेशन 112% चला गया है। फिर भी, और अमेरिका में इन्फ्लेशन 3.3 है, और GDP ग्रोथ 2.4, जो पिछले साल से ज्यादा ग्रोथ किया है। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 1,68,000 इस महीने में, मार्च में हुआ युद्ध के दौरान, क्योंकि हथियार बेच रहे हैं तो फैक्ट्रियों में काम भी चल रहा है। उसके बाद उनकी 4.3 मार्केट, 13 मार्केट इंडिकेटर, उसमें से 8 में अमेरिका ने इस बार मार्च में ग्रोथ किया है। फिर भी ये एक्चुअल डाटा है, ये एक्चुअल है। और नैरेटिव क्या है कि ईरान जीत गया। तो नैरेटिव और एक्चुअल में बहुत अंतर होता है। इसीलिए मैं आपके यहाँ शायद 1 महीना से बात कर रहा हूं कि स्ट्रेटेजिक वार लड़ता है अमेरिका। और आज भी अगर मीटिंग में अमेरिका नहीं होगा, इजराइल का फेस लेके अमेरिका होगा। इजराइल की ही बातें वहां पे होंगी कि इजराइल और अब्राहम अकॉर्ड को कैसे लागू किया जाए वहां पे। अगर नहीं करेंगे, युद्ध चलता रहेगा, ये प्रॉक्सी चलता रहेगा। कुछ और 2-4 बिलियन डाल के कुर्द और लेबानीज को देके फिर इराक में युद्ध फैलवाएंगे। मुस्तफा को कोई पूछ नहीं रहा है, उनका कोई स्टेटमेंट आ रहा है। मेन रोल है वो अदा इजराइल कर रहा है। आऊंगी मैं आपके पास, सोरी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। एक तरफ तो बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कोशिश भी की, तमाम चीजें हुई, और एक बयान सामने आ जाता है सर, जिसमें ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इजराइल और हिंदुस्तान सबसे बड़े दुश्मन हैं। कहीं ना कहीं ये बयान जो है सर, आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जय हिंद तरन्नुम जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। इस जंग में अगर किसकी जीत हुई है तो वो ईरान की हुई है, और 3 बड़े बिंदु हैं कि अगर अमेरिका युद्ध जीता होता तो इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिकी झुकाव वाला राष्ट्रपति होता, या अमेरिका का झंडा लहरा रहा होता, जो नहीं हुआ है। दूसरा बड़ा बिंदु, अगर अमेरिका ये युद्ध जीता होता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के नियंत्रण में होता, ईरान के नियंत्रण में नहीं होता। तीसरा बड़ा बिंदु, अगर अमेरिका ये युद्ध जीता होता तो अमेरिका कभी अपने सेनाध्यक्ष जनरल रैंडी जॉर्ज को 3 अप्रैल को सर्विस से बर्खास्त नहीं करता। ये कभी हजारों साल की मिलिट्री हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि किसी देश या किसी राजा की सेना जीत रही हो और उसके सेनाध्यक्ष को जीत के वक्त पद से हटा दिया जाए। ये तभी होता है जब देश की सेनाएं हार रही होती है। तो ये तो 3 बिंदु से क्लियर हो गया कि युद्ध सिर्फ और सिर्फ ईरान जीता है। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। 25 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी, जो कि अमेरिका का विख्यात अखबार है, कि मिडिल ईस्ट के सारे 13 सैनिक अड्डों को ईरान ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो 40,000 सैनिक हैं वहां पे तैनात, वो या किराए के घरों से या होटलों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है, एक महाशक्ति के सेना के सैनिक किराए के घरों में होटलों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। 2 दिन बाद 27 अप्रैल को लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जमीर, जो कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने इजरायली मंत्रिमंडल को बयान दिया, अगर इजराइल का ईरान से युद्ध लंबा चला तो इजरायली सेना टूटने के कागार पे, इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। और ये खबर इजराइल के विख्यात अखबारों में छपी, टाइम्स ऑफ इजराइल में, जेरूसलम पोस्ट में। ये कोई इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात नहीं मैं कर रहा, ये इजराइल के प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर में छपी। अमेरिका और इजराइल के पास कोई ऑप्शन नहीं था बनस्पत ईरान से युद्ध विराम करने का, क्योंकि ईरान ने तरन्नुम जी इस युद्ध की तैयारी 11 फरवरी 1979 से की थी, जब ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था। और तब से सत्ताधारियों को पता था वो एक दिन जरूर आएगा जब अमेरिका इजराइल इस पे पूर्ण युद्ध करेंगे। मैं बस 1 और मिनट की अनुमति आपसे चाहता हूं। अब तरन्नुम जी, एक और बड़ा कारण इस युद्ध विराम का यह था, डोनाल्ड ट्रंप पे जो निजी प्रॉब्लम्स हो रही थी,
जब ये युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को और 31 मार्च तक ईरान ने अमेरिका के सारे 13 सैनिक अड्डों को बर्बाद कर दिया जो मिडिल ईस्ट में थे, जिसका अभी मैंने विवरण किया। जब यह खबर 25 मार्च के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी, अमेरिका में हाहाकार मचना शुरू हो गया और 28 मार्च से जो नो किंग्स रैली ट्रंप के खिलाफ हुई, करोड़ों अमेरिकी नागरिक सड़कों पे आ गए ट्रंप के प्रदर्शन के खिलाफ। अब ट्रंप के पास कोई चारा नहीं था बनस्पत कोई फेस सेविंग मेजर के जो ईरान दे नहीं रहा था, तो ट्रंप ने इनडायरेक्टली 28 मार्च से 7 अप्रैल तक धमकियां इनडायरेक्टली देने की, मैं परमाणु हथियार इस्तेमाल करूंगा। तब रिपब्लिकन पार्टी के सांसद जो इस वक्त सत्ता में हैं, उन्होंने एक मुहिम चलाई कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पे परमाणु हथियार इस्तेमाल करते हैं तो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अमेरिकी संविधान का 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप को पद से हटा देंगे कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। जब ये खबर ट्रंप तक पहुंची तो 7 अप्रैल को जो उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं पर्शियन सभ्यता मिटा दूंगा, उन्होंने अपना तेवर बदला और उन्होंने अगले सवेरे जब दुनिया उठी हैरान होगी कि युद्ध विराम हो गया। तो कई कारण थे जिसकी वजह से ये अमेरिका और इजराइल को ईरान से ये जंग हारनी पड़ी, युद्ध विराम के लिए हामी भरनी पड़ी। ठीक है, यानी कि इसके कई कारण थे, लेकिन आप पाकिस्तान वाला एक एंगल मिस कर गए। आऊंगी मैं आपके पास। सुशील जी, मैं आपके पास ही आती हूँ। इस बीच पाकिस्तान ने जो कोशिश की बेहतरीन रहा, मध्यस्थता की यहाँ पर पहल पाकिस्तान की तरफ से हुई, लेकिन इन तमाम चीज़ों के इतर जो है ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट किया और ख्वाजा आसिफ ने हिंदुस्तान और इजराइल को अपना दुश्मन ठहरा दिया, कहा कि ये बहुत बड़ा दुश्मन है और उसके बाद से उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया जाता है। कैसे देखा जाए सर? देखिए, जो ख्वाजा आसिफ साहब है वो आज के नहीं जाने जाते हैं। जब मई में पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके बाद भी उन्हें ऐसे भाषण दे दिए कि हम इंडिया को बर्बाद करेंगे, हम इंडिया के साथ या नाबूद कर देंगे इंडिया वगैरह को। बहुत धमकियाँ तब से वो देते आ रहे हैं। लेकिन उनको आज लगा कि ये अच्छा मौका है कि मुस्लिम देश में थोड़ा बहुत उनका इमेज जो बढ़ गया इस समझौते की वजह से। हालांकि समझौता भी पूरा नहीं है, अधूरा ही समझौता है, क्योंकि जिस हिसाब से इजराइल ने वहाँ या लेबनान पे 100-150 प्लेनों से हमला किया जिससे उनके 300 लोग मारे गए, तो पाकिस्तान ने पहले कहा था कि ये जो सीज़ फायर है सब पे अप्लाई हो रहा है। लेकिन ट्रंप साहब ने भी कहा, और जिस हिसाब से ये अभी बात चल रही कि वो कह रहे हैं कि इस जो ये सीज़ फायर का जो मुद्दा उठा है उसमें लेबनान और इजराइल का वो इशू था ही नहीं, तो उसकी वजह से पाकिस्तान को थोड़ी बहुत चोट होगी। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने उस मौके को समझा कि ये अच्छा मौका है कि पाकिस्तान इससे भी आगे अपना ये दिखा देगा कि उसका रौब क्या है। जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि इजराइल और जो भारत है ये इस्लामिक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उन्हें यहाँ तक कि कहा जो 55 मुस्लिम देश है उनका जो ये क्या कहते हैं उसको इस्लाम की उम्मा है, उनको एकजुट करके इन दोनों देशों को दुश्मन समझ के इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनके ऊपर आगे एक्शन का भी सोचना चाहिए। उन्हें पर्टिकुलरली ये कहा कि साउथ एशिया में इंडिया मुसलमानों का दुश्मन है और वेस्ट एशिया में इजराइल है। इन दोनों को हमें पूरे इसके साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इस्लाम के जो सबसे बड़े दुश्मन है ये दो कंट्रीज़ हैं। इसलिए इस टाइम ये ख्वाजा आसिफ ने सोचा कि मुस्लिमों को इकट्ठा करने के लिए और वो पाकिस्तान का अपना दिखाने के लिए कि वो मुस्लिम देशों का बड़ा ये चीज़ है, शुभचिंतक है, उन्होंने ये राग छेड़ा। लेकिन कल इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने उसने एक स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान, पहली बार उन्होंने पब्लिक में कहा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है और इनको टेररिस्ट स्टेट ही कहा जाए, कि मतलब इजराइल ने भी रिएक्ट कर दिया, भारत ने भी रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि भारत को पता है ख्वाजा आसिफ साहब ऐसे बचकाने हरकतें बहुत बार करता है, बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट देता आया है। लेकिन ये भी एक चीज़ है कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं, जो हमेशा पाकिस्तान को जो बुरी नज़र होती है इंडिया पे, वो हमेशा चाहता है कि इंडिया को झुका दे या इंडिया पे टेररिज्म। ठीक है सुशील साहब, आप जवाब ले लेते हैं। हसन साहब, मैं आपके पास ही आऊँगी। जावेद साहब, आपको लगता नहीं है कि जो ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान सामने आया उसकी टाइमिंग बहुत गलत रही है? क्योंकि एक तरफ मध्यस्थता की पहल आप लोगों की तरफ से हुई, जो कि बहुत अच्छी बात भी रही, लेकिन इस तरह का बयान देना सरासर गलत। शुक्रिया मैम।
देखें, मैंने सबकी सुनी है बात। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे भी थोड़ा टाइम देंगी। बिल्कुल। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ग्लोबल ऑर्डर बिल्कुल चेंज हो रहा है, और हम सबको, इंडिया है, पाकिस्तान है, और जो बाकी वर्ल्ड है, उसको इसके अंदाज में दुनिया को देखना चाहिए। शायद कल के जो दुश्मन थे आज वो उस तरह ना रहे, उनके दरमियान हालात इस तरह से चेंज हो जाए। अब आपने यहाँ पे हवाला दिया ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का, तो मैं आज उसमें इतनी ही बात कर सकता हूँ कि देखें, इस तरह के बयान आपको पता है कि उनकी तरफ से आते रहते हैं, इंडिया से राजनाथ सिंह के आते रहते हैं, ये चीजें हमेशा चलती रहती है। लेकिन पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए अब शायद जो जो मैंने कहा है कि हालात इतने चेंज हो रहे हैं, इंडिया हमारे लिए अब, मैं नहीं समझता कि इतना कोई उसका एक दुश्मन का रहा स्टेटस। हाँ, इसराइल जो है हमारे लिए वो बिल्कुल एक थ्रेट है, और हम उसको हमेशा से थ्रेट मानते हैं, इसलिए हमने आज तक उसको तस्लीम नहीं किया। तो मैं यही कहूंगा कि इंडिया के साथ आज भी हमारी बातचीत की राहें निकल सकती हैं, आज नहीं तो कल, लेकिन इसराइल के साथ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका जवाब तो ये है। दूसरी बात, मैंने अभी यहाँ पे गुप्ता जी की जावेद साहब बात से सुनी, वही मैं बात थोड़ा होती है ना, हैरान। जो चीजें जहन में होती है वही जबान पर भी होती है। देखिए, हमें जो देखिए, इंडिया है और अगर पाकिस्तान है ना, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। आपके साथ कितने शोज किए हैं, तो अगर कोई इस तरह के बयान आते हैं, तो ऐसे भी बयान आते हैं जिसमें से अच्छी बातें भी होती हैं। तो आई थिंक ये हमारे यहाँ एक रूटीन का हिस्सा होता है, इसमें हमें इतना सीरियस इस बात को लेना नहीं चाहिए। लेकिन एक और बात है, गुप्ता जी ने एक बात की कि इस सारी सूरत हाल में इसराइल विनर बन के सामने आया है, तो मैं इस बात पे थोड़ा सा हैरान हुआ। देखिए, इस्लामाबाद में आज टॉक्स हो रही हैं, और सबसे पहली बात जो आपने इंट्रो में कहा ना कि टॉक्स पता नहीं होगी नहीं होगी, टॉक्स हो रही हैं। अमेरिकन वफ्द भी यहाँ पे आ रहा है, आज ईरान का वफ्द भी आ रहा है। ये चीजें फाइनल है, ये बिल्कुल फाइनल हो चुकी है, कोई अभाव नहीं रहा इसमें। लेकिन गुप्ता जी ने कहा कि इसराइल इसमें जीत गया, तो मैं हैरान था कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया है। ये टॉक्स किन निकात पे हो रही है? क्या ये अमेरिका के उन 15 निकात पे हो रही है जो ट्रम्प ने दिए थे? उस पर तो नहीं हो रही है, उस पर तो ईरान मान नहीं रहा था। ये तो चाइना और इस्लामाबाद ने एक जबरदस्त किस्म का डिप्लोमेटिक जो है वो पंच खेला है, और ईरान को इस तरह से मनवा लिया कि आपकी बात और आपके निकात यहाँ का हिस्सा होंगे, और ईरान के जो 10 पॉइंट्स है मेन, उन्हीं पर बात हो रही है। और सोडी साहब ने बिल्कुल सही कहा है, क्या स्टेट ऑफ होम्स जो है वो जावेद साहब, तो खुलवा पाया। ईरान मान गया, तो इसके पीछे लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान का हाथ है। मतलब चाइना और पाकिस्तान ने काफी कोशिशें की है, उसके बाद ईरान माना है। देखें, क्यों नहीं करेंगे। अगर ईरान यहाँ पे डिस्टेबलाइज होगा, ला महल्ला उसका असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। 900 किलोमीटर का हमारा उनके साथ बॉर्डर है। चाइना को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी कि इस इलाके के अंदर इस तरह की मतलब इस तरह के इश्यूज हो, इस तरह के प्रॉब्लम हो। सबको जो है वो अच्छा माहौल चाहिए, ट्रेड चाहिए, बिजनेस चाहिए। इस तरह की माफी जंग के साथ किसी रोकूंगी के जावेद साहब, आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान सामने आया। सीज फायर की शर्तों का पालन करें अमेरिका। लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, लेबनान में सीज फायर समझौते का हिस्सा है। तो साफ तौर पर ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो सीज फायर जिन शर्तों पर रखा गया है उसका पालन करना अमेरिका को बेहद ज्यादा जरूरी है। सीज फायर की शर्तों का पालन अमेरिका को करना होगा। लेबनान में सीज फायर का उल्लंघन हुआ है, लेबनान में सीज फायर समझौते का वो हिस्सा है लेबनान। ये बार बार ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, जिसको इजरायल और अमेरिका की तरफ से माना नहीं जा रहा। खास मेहमान लगातार बने हुए। जावेद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, बात कंप्लीट करिएगा। जावेद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, बात कंप्लीट करिएगा। जी जी, वो इसमें हिस्सा है इसका, क्या ना, वो भी इस पूरी चीज में शामिल है। अब इसराइल जो है ना, वो आपको पता है हमेशा से एक स्पॉइलर है। इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह से वहां पे पीस हो, अमन हो, जंग बंदी हो जाए। ये इसराइल बिल्कुल चाहता ही नहीं है। वो हमेशा चाहता है ग्रेटर इसराइल। और ये तो अब सारी दुनिया कह रही है कि ये 28 दिन के अंदर दुनिया का धारा बदल गया है। चाहे वो अमेरिका का मागा हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, या ग्रेटर इसराइल हो, ये ख्वाब अब खत्म हो चुके हैं। और एक और बात हो रही थी कि वो जो एक ट्रम्प का मिडिल ईस्ट प्लान था, उनका अब्राहम अकॉर्ड था, मुझे नहीं लगता अब वो इस तरह से आएगा यहाँ पे जिस तरह पहले यहाँ पे आ रहा था। दुनिया बिल्कुल चेंज हो चुकी है। और सबसे अहम बात है, दुनिया ना अब अमेरिका के गिर्द नहीं घूम रही है, ये मल्टीपोलर बन चुकी है। अब अमेरिका उसी तरह की एक आलमी ताकत है जैसे रूस है, जैसे यहाँ पे चाइना भी है। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीजों को, तमाम मुल्कों को, जावेद खासकर साहब, इंडिया आप कह रहे हैं पाकिस्तान कि को बातचीत हो रही है, और बातचीत जो है लगातार अलग अलग एंगल्स हो रही है, लेकिन ईरान के एक राजदूत की तरफ से एक पोस्ट सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में अगली बातचीत होगी, उसके तुरंत बाद वो पोस्ट डिलीट कर देते हैं। अब इससे सर क्या मायने निकाला जाए कि सच में वाकई बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है? क्या, क्योंकि सस्पेंस तो फिर बरकरार है ना। आपने सही कहा कि जो हमारे यहाँ ईरान के सफीर थे, उन्होंने एक ट्वीट की, बाद में उन्होंने इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि कल ऐसी भी खबरें आई तो ये फैक्ट साबित हुई हैं कि ईरान के अंदर भी कल 2 जो हैं वो
मिसाइल जो है वो इस तरह से गिरे हैं, और ईरान उनका जवाब इस तरह से देना चाह रहा था कि अगर सीज फायर हो गया तो इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं, लेकिन दोबारा से जावेद साहब मेरे को एक मैंने आपकी बात में तरफ नहीं किया सर, आपकी बात की बात कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि इजराइल, ईरान ने जो कहा कि इजराइल सीज फायर का जो उसमें शर्तें है वो तोड़ रहा है, आप बता दीजिए ईरान ने क्या किया था जब यह सीज फायर हुआ था। पहली बात यह है कि ईरान 40 मिनट जो सीज फायर की जो डेडलाइन थी 40 मिनट पहले उन्होंने कर दिया कि हाँ जी हम तैयार है वार्ता के लिए। जैसे आपने कहा कि चाइना और ये चीज़ें हमें मिल रहे थे पाकिस्तान, उन्होंने इस पर दबाव डाल दिया। ऐसे ज़्यादा इसमें कोई ये नहीं रही, ये लग रहा है वेट नहीं लग रहा। दूसरा चीज़ बता दीजिए, जब ये युद्ध विराम का ये हुआ था फाइनल, उस टाइम ईरान ने कहा था कल से मैं हॉर्मुज का ये जो रास्ता है खोल दूंगा, सारे शिप्स आ जा सकते हैं। लेकिन कल दिन तक से अभी तक 150 जहाँ 150 से पूरे 200 तक ये शिप रोज आया जाया करते थे युद्ध से पहले, उन्हें खाली 10 शिपों को आने जाने की इजाजत दी। क्या ईरानी सीज फायर खुद तोड़ रहा है? देखिए सुशील साहब, एक सबसे पहली बात तो ये समझे कि स्टेट ऑफ होम्स पे एक बात क्लियर हो चुकी है, फिलहाल वो ईरान के कंट्रोल में है, अमेरिका उसको वहां से हटा नहीं सका है, और ओमान भी ईरान के साथ ऑन बॉर्डर। ये बात याद रखिए सर, टॉक्स आज से स्टार्ट हो रही हैं, ये सब मुद्दे उसमें अभी आएंगे। अभी हम इस तरह बात नहीं कर सकते कि टॉक स्टार्ट हो चुकी हैं और चीजें सामने आ गई। आज से बातचीत शुरू हो रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस्लामाबाद में इस वक्त मुकम्मल तौर पे एक बिल्कुल ही हर चीज सिक्रेसी के साथ चल रही है। कोई जब टॉक्स होंगी कोई न्यूज इस तरह से बाहर नहीं आएगी कि अब ये हो गया है अब वो हो गया है। 2 दिन के बाद ही आपको और हमें इल्म होगा कि किन किन चीजों के ऊपर इत्तेफाक हुआ है और कि कौन से ऐसी चीजें हैं जहां पर अभी भी एक डेडलॉक है। तो आई थिंक अभी यहाँ पर हमें इंतजार करना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने एक और बात ठीक है, आऊंगी सुशील जी, मैं आऊंगी आपके पास। ईरान की वो मान गए हैं, क्या ये सही है? 10 शर्तें अमेरिका उनकी मान गए हैं। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास, क्योंकि अभी बातचीत का दौर जारी है और बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलेगा। डी के साहब में आऊंगी। जैसा कि अभी जावेद साहब ने भी कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, क्या आपको लगता है वाकई वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है? और पाकिस्तान में जिस बातचीत की बात जावेद साहब कह रहे हैं उससे इस बार समस्या का समाधान हो पाएगा? क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जिस पे पहले ईरान ने मध्यस्थता, जब पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई थी तो ईरान ने मना कर दिया था, कहा कि पाकिस्तान वो मुल्क नहीं हो सकता। सर आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। तरन्नुम में जब भी कभी मैं आपके शो पे रहता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरे पास निष्पक्ष डाटा है उसी पे बात करूं। और कहां की मीडिया ने क्या कहा, जैसे कि भारत में जब अदानी के ऊपर जब सोलर एनर्जी के लिए जब उस पर शेयर में 1-1 लाख गिर जाते थे तो मैं बार बार व्हाट्सएप पे और मीडिया पे कहता था कि अपने देश की संस्था पे विश्वास करिए, सेबी पे विश्वास करिए, सीबीआई विश्वास करिए, भारत सरकार विश्वास करिए कि अमेरिका के किस न्यूज़पेपर ने क्या लिख दिया। हमारे देश के अंदर इंडियन एक्सप्रेस है, अगर उसी न्यूज को जिस तरह छापेगी टाइम्स ऑफ इंडिया अलग छापती है। अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो मैं न्यूज पे तो जाता नहीं कि उसके पर्टिकुलर पेपर ने क्या लिखा और किसको विनर घोषित किया, पहली बात। दूसरा, मैं एक जावेद साहब की बात से ताल्लुक रखता हूं कि अगर हम इंडो पैसिफिक के देश, क्योंकि मैं मिडिल ईस्ट नहीं बोलता, मैं वेस्ट एशिया बोलता हूं, ईरान को, वेस्ट एशिया से हमारी दिल्ली टचिंग होती है ईरान से, इससे बड़ी सभ्यताएं रही हैं। लेकिन इन सभ्यताओं में चलो कहीं यूएई से भारत के प्रधानमंत्री 10 बार मिलते हैं क्योंकि उनसे लगता है कि हमारा बिजनेस अच्छा जाएगा। वहीं सऊदी अरबिया से 8 बार मिलते हैं, जो कि इतिहास में आज तक नहीं हुआ प्रधानमंत्री इतना बार मिले हैं। ईरान से 1 या 2 बार शायद मुलाकात मिनिस्ट्री लेवल पे हुई होगी। तो अपने भारत के प्रधानमंत्री हैं, कहां पे कैसे अपने स्ट्रेटेजिक प्लान करने हैं ताकि विकास। लेकिन अगर ईरान भी अगर वैसे ही रास्ते पर रेडिकलिज्म को छोड़ के अगर एडेप्टिव नेचर से अगर करता तो भारत के प्रधानमंत्री शायद वहां भी जाते 10 बार मिलने के लिए। तो कहने मतलब कि अगर भारत, पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरबिया और जापान से लेकर चाइना अगर एक हो सकते हैं तभी अटलांटिक से इकोनॉमिक शिफ्ट होगा हमारी तरफ और हमारे यहाँ खुशहाली होगी। अदरवाइज हम एक दूसरे को ऐसे करते रहेंगे। और रही बात इजराइल वाले पे, जावेद साहब कहते, मैं घोषित नहीं कर रहा हूं, मैं जो देख पा रहा हूं एज ए डिफेंस का छात्र होने के नाते, मैं जब डिफेंस सिस्टम में इसके आया हूं, जो देख पा रहा हूं कि एक्चुअली धरातल पे लॉस किसका हुआ है। जीतना हारना तो यार कोई अंपायर है ही नहीं, धरातल पे जिसका लॉस हुआ है। और एक चीज उन्होंने भी कहा था कि इजराइल नहीं चाहता कि युद्ध खत्म हो। इफेक्ट है, यही चीज मैंने बताया कि इजराइल बिल्कुल एकदम अर्जुन जैसे अपनी चिड़िया की आंख को देख रहे थे, पत्ते को भी नहीं देख रहे थे कि उसको मारना है, और द्रोणाचार्य खड़े थे। इजराइल बस यही देख रहा है कि चाहे अगर उस पर 10 दिन के लिए अगर मुझसे तलखी हो जाए अमेरिका से भी, तो भी मैं मारूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक चीज तो समझने की बात है कि इजराइल विनर इसलिए रहा अभी तक स्ट्रेटेजिकली। और मिडिल ईस्ट के देश में बता दूं, खासकर यूएई और सऊदी अरबिया नहीं चाहते कि युद्ध में
शांति रहे, क्योंकि यही मौका है जब वो भुना देना चाहते हैं ईरान को, क्योंकि ईरान को मिडिल ईस्ट में कोई पसंद नहीं करता, एक कंफर्म है। लेबनान भी नहीं पसंद करता, क्योंकि वहां पे जाके हुदी जो कैबिनेट बैठे हुए हैं। सीरिया यमन नहीं पसंद करता, क्योंकि वहां पे पूरे नॉर्थ को कब्जा करके हुदीस के थ्रू इराक बैठा हुआ वहां पे। हमास नहीं वहां पे फिलिस्तीन नहीं पसंद करता, क्योंकि फिलिस्तीन को मुखौटा बना के ईरान वहां राजनीति करता थ्रू हमास। तो ये ईरान ने अपने क्रिएट कर रखे हैं प्रॉब्लम्स को, और इसमें मैं लूजर इसलिए बोल रहा हूं कि हम डाटा बात करें जो ओईसीडी से या अंकटाड से मुझे मिला हुआ है, जो डाटा बता रहे हैं कि ईरान कितना पीछे जा रहा है, अमेरिका कितना। और मैं बता दूं, हॉर्मुज के न खोलने से अमेरिका के अंदर लड्डू बट रहे होंगे। हॉर्मुज के न खोलने से पहले उसने सबको चैलेंज किया कि किसी की हिम्मत है तो हॉर्मुज खुलवा के देखो। लग रहा है डीके साहब आपकी बात से जावेद साहब इत्तेफाक नहीं रखते। आऊंगी मैं आपके पास, सोडी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। तन्नू जी एक सेकंड मुझे चाहिए कि हॉर्मुज अगर बंद करता है ईरान, तो अमेरिका को इतना फायदा होगा, क्योंकि सारे ऑयल डाइवर्ट होंगे उधर से। वो चाहता भी है कि ना खुले, चाहता भी खुलवा के मैं अपनी हेजमनी क्रिएट करूं। आज मैं बता दूं, एक डाटा बता रहा हूं, $100 बिलियन का, $35 बिलियन का मिडिल ईस्ट को हथियार बेचा है। मार्च का डाटा है ऑन द साइट, और $63.4 बिलियन का ऑयल की प्रॉफिट कमाई है। विंडी प्रॉफिट बोलते हैं इसको, मतलब इस माहौल की वजह से कमाया है। $100 बिलियन उन्होंने कमा लिया, जो कि 1/4 ऑफ ईरान इकोनॉमी है। गुप्ता जी ने ठीक है जी, उन्होंने जो बात की उन्होंने खुद कहा, ये उनका अपना डाटा है, ठीक है, होगा। लेकिन मुझे एक बात बताया ना कि आप कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ होम्स बंद हो गया तो अमेरिका खुश होगा कि उनका तेल बिकेगा। सर, इकोनॉमी में ये बात भी बहुत मैटर रखती है कि स्टेट ऑफ होम से निकलने वाला तेल कितने टाइम में जो है वो इंडिया तक आएगा, पाकिस्तान तक आएगा, और कितने टाइम में अमेरिका का तेल यहाँ पर आएगा। फासले बहुत यहाँ पर मैटर करते हैं, ठीक है। और एक और बात है, आप मुझे बताएं, जिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने अमेरिका के ऊपर तकिया किए कि ये हमें सिक्योरिटी देंगे, हमने इसलिए इनके अड्डे यहां पर बनाए हैं, कतर में बनाया हुआ है, और हमने बहरीन में बनाया, इराक में बनाया। आज वहां पे क्या सोच है कि भाई इनकी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं, हमें तो कुछ नहीं मिला, सारे बॉम्ब जो है वो हमारे ऊपर आए हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूं जो मैंने स्टार्ट में बात की, सर, ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है, और आप ईरान को आज जो मर्जी कह रहे हैं, लेकिन आज एक बात मानने वाली है, मिडिल ईस्ट के अंदर, या जो आप कह रहे हैं, जो आपने कहा है कि आपने उनके लिए कोई टर्म इस्तेमाल की, यहां पर ईरान एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के उभरा है, और ये सिलसिला लंबा चलेगा। और ईरान अब किसी को पसंद हो या ना हो, जो ईरान की कौम ने, ईरान की लीडरशिप ने ये बात, इसके साथ कि उनके जो खामनाई साहब थे वो नहीं रहे, इसके बावजूद वो खड़े रहे। और सोडी साहब ने सही कहा है, ये सब कुछ ना एक दिन की जंग से नहीं होता है, इसके पीछे 45 साल की उनकी मेहनत थी जो सामने आई है। तो ईरान ने अपने आप को यहाँ पर मनवा लिया है, और मैं नहीं समझता कि ईरान का क्लाउड अब यहाँ पे कम होने वाला है, ये वक्त के साथ और आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, सोडी साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। लगातार हम देख रहे हैं कि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, हालांकि जैसे सीज फायर की बात सामने आई उसके बाद कुछ हद तक तस्वीरें क्लियर भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा सा अटैक होता है लेबनान पर, कई लोगों की इसमें मौत हो जाती है। सर, क्या लग रहा है, बार बार सीज फायर का इसी तरीके से उल्लंघन होगा, या फिर कोई कूटनीतिक तौर पर कोई समाधान भी निकल कर सामने आएगा? देखिए तरन जी, जहां तक ईरान के साथ बात है, अमेरिका और इजराइल में ना हिम्मत है ना ताकत है युद्ध विराम तोड़ने की। जो इजराइल अब लेबनान पे हमले कर रहा है, ये सोची समझी रणनीति अमेरिका और इजराइल के बीच में, कि जब तक आधिकारिक तौर पे ये सीज फायर की बातें नहीं होती हैं, तब तक तुम हमला करते रहो, जो भी तुमने नुकसान पहुंचाते रहो। अभी 1 घंटा पहले इजरायली प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि हम लेबनान से बातचीत के लिए तैयार हैं। तो ये जो लेबनान पे हमले हो रहे हैं, ये सोची समझी रणनीति के तहत है, जो थोड़े दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे। जहां तक बात आती है क्षेत्रीय शक्ति की, इसमें कोई शक नहीं कि ईरान एक रीजनल पावर या क्षेत्रीय शक्ति बन के उभर चुका है। जो RIC कहा जाता था, रशिया, इंडिया, चाइना, जिसमें हम कभी शामिल नहीं हुए, रशिया ने बड़ी कोशिश की, अब RIC होगा रशिया, ईरान, चाइना, क्योंकि अब ईरान को रशिया और चाइना पूरी तरह से समर्थन करेंगे। जो लोग इजरायली सेना के गुणगान गाते हैं, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, आप 2 डिफेंस रिफॉर्म्स पढ़िए। गिडियन मल्टी ईयर प्लान 2015 में आया, और नूफा डिफेंस रिफॉर्म 2020 में आया। इन 2 डिफेंस रिफॉर्म की वजह से इजरायली सेना की जो सैनिक ताकत थी वो बहुत कम हो गई। पिछले साल जब हमास से इजरायली सेना लड़ रही थी, इजरायली रक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जल हेलवी को इस्तीफा देना पड़ा, इजरायली सेना के सदर्न आर्मी कमांडर को इस्तीफा देना पड़ा। अब तक एक छोटे से 256 वर्ग किलोमीटर पे गाजा पट्टी पे तो इजराइल का नियंत्रण हुआ ही नहीं है। तो इजराइल सेना तो किसी हाल में वो शक्तिशाली सेना नहीं रही जो 20 साल पहले थी, क्योंकि इसमें इजराइल ने अपनी गलतियां की, और आज इजराइल की जो सैनिक शक्ति पहले थी
अब पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। जहां तक अमेरिका की बात है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करे कि अमेरिका अब वो महाशक्ति नहीं रहा। अब जो दो नई महाशक्तियां पूरे दुनिया को कंट्रोल करेंगी वो है रूस और चीन, और इनके साथ अब ईरान पूरी तरह इन्हें रूस और चीन का समर्थन होगा। और मैं एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, पाकिस्तान में जो ये युद्ध विराम की बातें हो रही हैं, ये भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये युद्ध विराम की बातें अगर सफल हो गई, पाकिस्तान को अमेरिका, रूस और चीन बड़े पैमाने में आर्थिक और सैनिक मदद करेंगे। और मैं बार बार आपके और कई टीवी चैनल्स पे कहता हूं, चीन और पाकिस्तान कि ये बातचीत जो है वो सफल हो पाएगी। देखिए, बातचीत सफल तो होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ये युद्ध लंबा लड़ने के हक में नहीं है। अगर इन्होंने लड़ाई दोबारा करनी होती, अब तक कब की हो गई होती। एक बड़ी फेमस इंग्लिश पिक्चर की कहावत है कि जब गोली मारनी होती ना, मार दो, बात मत करो। व्हेन यू हैव टू शूट, शूट, डोंट टॉक। तो अमेरिका में तो ताकत है नहीं, ना ही इजराइल में है। जहां तक बात है, मैं आपके शो पे कई बार कहता हूं, 2030 के बाद चीन और पाकिस्तान कभी भी हम पे टू फ्रंट वॉर करेंगे, जिसके संकेत हमारे सेना के ऊंचे अधिकारियों ने दिए हैं। तो अगर ये युद्ध विराम की बातें सफल होगी, पाकिस्तान को बहुत आर्थिक और सैनिक मदद मिलेगी, और उससे पाकिस्तान और चीन का जो ये मंसूबा है भारत पे युद्ध करने का, वो 2030 के बाद कभी भी होगा। जो मैं कहता हूं, तो हमें पाकिस्तान की बातों में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि पाकिस्तान शांति चाहता है, अब दोस्ती चाहता है। पाकिस्तान और चीन भारत के कट्टर दुश्मन है। जितनी जल्दी हम इस बात को यकीन कर लें, उतना हमारे देश के लिए अच्छा होगा। और मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। जितना आप पढ़ेंगे फ्रॉम पॉलिटिकली नॉन अलाइंड ऑथर्स, आपको सच्चाइयां सामने दिखेंगी। ठीक है सोरी साहब, आऊंगी जावेद साहब मैं आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वार्ता से पहले ट्रंप की ईरान को चेतावनी, डील नहीं हुई तो और दर्दनाक चोट देंगे, ट्रंप की तरफ से कहा गया। ईरान के पास अब कोई भी सेना नहीं है, तो ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को ये बड़ी चेतावनी दी है। एक तरफ सीज फायर की बात और दूसरी तरफ लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ है। और इस बीच जो है एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वार्ता से पहले ट्रंप की ये ईरान को ये बड़ी चेतावनी, अगर डील नहीं हुई तो दर्दनाक चोट देंगे, यानी कि ईरान पर एक और बहुत बड़ा हमला होगा, ट्रंप की तरफ से कहा गया। जावेद साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। देखिए सर, बात वही जो मैं आज आपके शो में, मतलब इस शो में स्टार्ट से वही बात करूं, अब तीसरी बार रिपीट करूं कि हमें ना इस जो भी इस 30 दिन में हुआ है, ये 30 दिन वो है जिसने इसको लोग याद करेंगे कि दुनिया कैसे इतनी तेजी से बदल गई है। तो हमें भी ये जो बदला हुआ धारा है इसको समझना होगा, इंडिया को भी पाकिस्तान को भी। अभी ये माइंडसेट पुराने, ये आई थिंक इतना काम नहीं आने वाले कि इंडिया का जो दुश्मन है वो पाकिस्तान है या पाकिस्तान का दुश्मन इंडिया है। आज हमारे लोग इस बात को ना समझे, लेकिन अगर आप लोग की तरफ से इस तरह के बयान अगर कोई भी देगा तो फिर जाहिर तौर पर ये जहन में चीजें आएंगी। देखिए मैम, बयान ही होते हैं ना। मैं तो वही कह रहा हूँ, ऐसे बयान इंडिया से भी आते हैं, ऐसे बयान पाकिस्तान से भी आते हैं, बयान ही है, इससे आगे कुछ नहीं है। और सबसे बढ़ के सोडी साहब ने खुद ही कह दिया कि RIC, ये तो मुझे भी पता है कि अभी जब प्यूटन साहब हैं, वो जब आखिरी बार इंडिया के विजिट पे आए थे, उन्होंने मोदी जी को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि RIC का हिस्सा बने, लेकिन इंडिया नहीं माना। क्योंकि इंडिया शायद जो मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया भर के जो तज्जियाकार है जो कि ना इंडिया से ना पाकिस्तान से, वो भी ये कह रहे हैं कि इंडिया को समझना होगा कि ग्लोबल ऑर्डर बदल गया है, इसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करे। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया RIC का हिस्सा बन जाता उस टाइम पे, तो ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। और चाइना क्यों आपके खिलाफ होगा कि वो आपको तबाह करेगा, वो भी इन तमाम सारे अमल को मतलब इस तरह से देख भी रहे। और चाइना चाहता है कि आप उनके साथ चलें, बिजनेस के वाले से भी और वैसे भी। और पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि हम इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी जंग करें, क्योंकि जंग किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। आई थिंक जो जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और पाकिस्तान का क्लाउड आपके सामने आज देख लें, इस्लामाबाद टॉक्स हो रही हैं और दुनिया भर से जो है हमें इस तरह की बेस्ट विशेष आ रही है कि इस जंग के माहौल को आपने सीज फायर में बदल दिया। लेकिन इससे आगे जो कहानी है, सुन लें, इससे आगे जो कहानी है वो ईरान और अमेरिका के हाथ में, कि यहाँ से वो इस क्या वो बेहतर कर सकते हैं, क्या वो इसको खराब कर सकते हैं। मेरी इतलात के मुताबिक ट्रंप ने मुकम्मल तौर पे जो JD वेंस हैं और जो उनके दामाद हैं, उनको फ्री हैंड दिया है कि अगर आपको इसमें ज्यादा स्पेस मिलती है, अगर ईरान को स्पेस दे सकते हैं तो आप उनको स्पेस दें और इसमें से कोई हल निकालें। ठीक है सुशील जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। सुशील जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। सुशील जी, आपके पास ही आऊंगी।
इस सीज फायर में एक बहुत अहम किरदार पाकिस्तान ने निभाया है। सर, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने इस्तेमाल किया है मोहरे के तौर पर, क्योंकि कर्ज में पाकिस्तान डूबा हुआ है और अमेरिका ने इसका फायदा उठाया है? पहले मैं चौधरी साहब और या जावेद साहब से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जो इन्हें बातें की। जावेद साहब कह रहे हैं कि जो रशिया या अपना इंडिया चाइना ये जो बना था RIC, तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहता है। जावेद साहब को पता होना चाहिए इजराइल इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। जैसे इजराइल अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वैसे इंडिया का भी है। इस हालात में इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि वो इजराइल को छोड़ के रूस और चाइना के साथ मिल जाए। हालांकि चाइना कितना भी हमें दोस्ती दिखाए, लेकिन चाइना हमारे साथ हमेशा जो पीछे से करता है, जो लद्दाख वगैरह में जो बार बार घुसपैठ करता है, वो कभी इस RIC में हम उसके साथ नहीं मिल सकते हैं। दूसरा चीज जो बोला सोडी साहब ने, देखो ये जो ईरान टूट चुका है, इसमें ईरान अमेरिका टूट चुका है, इजराइल टूट चुका है, ईरान जो वार है उन्होंने जीत लिया। आप बता दीजिए कौन सी कंट्री ऐसी होगी जिनका इस्लामिक हेड वहाँ मारा जाएगा, टॉप जो इकोनॉमिक्स ऑफ आर्मी है वो मारे जाएंगे, ये इंटेलिजेंस के चीफ मारे जाएंगे, बहुत सारी बर्बादी होगी और उसके बावजूद हम कहेंगे कि ईरान जीत गया। आप बता दो मेरे को, इजराइल की आबादी 90 लाख के करीब है, अगर उनका एक मंत्री मार के दिखाओ, उसके बाद देखो बर्बादी क्या होगी वेस्ट एशिया में। ये कहना कि इजराइल इसमें विनर हो गया, बिल्कुल उस चीज़ पे नहीं है। इस वारदात जो वहाँ पर वार्ता हो रही है, ईरान को लग रहा है कि उन्होंने 10 या अपने जो रखे शर्तें US और इजराइल इजली मानेगा, वो बिल्कुल नहीं होगा। उसको झुकना पड़ेगा। जैसे जो सीज फायर की डेडलाइन थी, खाली 40 मिनट रह गए थे, तब तक ईरान बड़े दिखा रहा था हम नहीं झुकेंगे, हम यहाँ बाहर नहीं रुकेंगे, हम यहाँ डरते नहीं हैं। बाद में 40 मिनट पहले कैसे वो झुक गए, कैसे वार्ता में तैयार हो गए फिर कि हाँ हम वार्ता में ज्वाइन हो जाएंगे। आप देख लीजिए अमेरिका जो राष्ट्रपति ट्रंप साहब है, वो पक्के बिजनेसमैन है और उसके पास सारा ये जो ब्लूप्रिंट है वो पहले बना हुआ है। आप देखिए पहले मोदी जी ने यह मध्यस्थता की, 8, 10, 12 कंट्रियों के साथ जो हेड्स है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, उन्होंने उनके साथ बातचीत करके इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश की। लेकिन ट्रंप साहब ने क्या अपनी जगह सोचा होगा कि अगर मोदी जी इसमें ये मध्यस्थता करेंगे, अगर वो सक्सेसफुल होंगे, वो मेरे ख्याल से भी ऊपर जाएंगे कि जो वो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने दुनिया के युद्ध रोके हैं, भागते रोके हैं। इसलिए उन्होंने इसको आगे इंडिया को आगे नहीं जाने दिया। उनको पता है कि जनरल मुनीर, फील्ड मार्शल मुनीर और जो शहबाज शरीफ साहब है, वो उनके हाथों में कठपुतली जैसे खेल रहे हैं। उनको जैसे कहेगा वो वैसे करेंगे। क्या आपको लग रहा है अगर मोदी जी सामने होते तो वो उनको इतना दबाव दे सकते थे? जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से चलो नहीं चलता वो। ठीक है, ठीक है। DK साहब मैं आपके पास आऊंगी। क्या वाकई ऐसा है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से घुमाया जा रहा है, पाकिस्तान उस तरीके से घूम रहा है? और ये भी बताइएगा कि मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल सिचुएशन किस तरीके से चेंज हो रहा है? आप तरन्नुम जी, बस इसका जवाब मैं एक शब्द से दूंगा कि असेंबली में पाकिस्तान के वहां के विदेश मंत्री बोलते हैं जैसे ही FTA साइन होता है कि मुझे अमेरिका ने टॉयलेट पेपर के जैसा उठा के फेंक दीजिए। यही सुशील जी कहना चाह रहे हैं। मैं आऊंगा सोढ़ी जी का। सोढ़ी जी ने मेरी बात का जो मैं भाग 1 में बोला था कि एक सोची समझी चाल के तहत अब लेना पैटर्न, मैं यही चीज बोला कि इजराइल का टारगेट है और समझी करो कुछ भी करो, मैं उसी कवरिंग फायर में मारूंगा ताकि मेरा टारगेट से युद्ध में कोई टारगेट होता है। देखिए चक्रव्यूह में ना अभिमन्यु को किस तरह से मारा गया था घेर के महाभारत में, युद्ध में सब चलता है। और भगवान कृष्ण ने किस तरह से सूरज को छिपा दिया था ताकि मारना था। तो चीजें युद्ध में चलती हैं और ये चीजों को हमको संज्ञान में लेना चाहिए। हमको अब देखिए उन्होंने बोला था कि जावेद इन्होंने सोडी साहब ने कि 3 चीफ को हटा दिया। मेरा उस समय का पोस्ट है फेसबुक पर जिस दिन इनको हटाया गया था, 3 चीफ को हटा दिया गया था क्योंकि उनको फेल्यूर पाया गया था कि हमास जो अटैक किया था उसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर था उनका और वो नहीं कर पाए थे। और मैंने इस पोस्ट पर अपने भारत सरकार को लिखा कि क्या भारत में क्या एक GOC को भी हटा के दिखा सको? अगर पहलगाम होता है तो क्या एक ब्रिगेडियर को हटा सकते हैं? क्या ये मादा होना चाहिए किसी लीडरशिप के अंदर, सिविलियन के अंदर, कि 3 चीफ को उठा के फेंक देता है? कब? जब वो अपना बदला ले लेता है तब। उस बीच में नहीं किया जैसे अमेरिका ने हटाया, ऐसा उसने नहीं किया। पहले हमास को पीटा, 50 दर्जन संख्या बढ़ गई कत्लेआम की, तब उसने तीनों को बर्खास्त किया
और मैंने ये चीज पोस्ट पे डाली और उसको बहुत लाइक्स मिले कि भारत में भी ऐसे होने चाहिए। अगर सिविल ब्यूरोक्रेट्स या मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स अगर अपने ड्यूटी में फेलियर होते हैं, उनको तुरंत बर्खास्त करो। हमारे पहलगाम हो जाते हैं, हमारे वहां पे जाते हैं, एक कर्नल को भी नहीं बर्खास्त किया जाता है। तो ये चीज प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है, आपके सिविल अथॉरिटी का फौज के ऊपर कंट्रोल दिखाता है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है, ईरान में नहीं है। तीसरी चीज है, वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे थे जावेद साहब, आपको मैं बता दूं ऑफिशियल, मैं जो भी बात कर रहा हूं डाटा पे बात कर रहा हूं, ऑफिशियल है कि ब्रिक्स, एससीओ और यू 3 बड़े संस्थाएं हैं दुनिया की, अभी तक अमेरिका कंडेम नहीं किए हैं उसके अटैक को। बस ये बोले हैं कि युद्ध को रोका जाना चाहिए, ये गलत हो रहा है, युद्ध को रोका चाहिए, लेकिन युद्ध अटैक किया, मारा गया, इसका कंडेम नहीं किए हैं। अब भारत के अंदर बता दूं, जो इसके पहले रईसी मारे गए थे, भारत में 1 दिन का शोक दिया गया था, 1 दिन का शोक था भारत के अंदर। नेक्स्ट डे जब खमैनी मारे गए तो 7 दिन के बाद उनको कंडेम किया गया। और जब कर्नल गद्दाफी मारे गए थे तो आज तक नहीं किया, जबकि वही अमेरिका मारा था। तो पॉलिटिक्स अपने हिसाब चलती रहती, कहां पे कितना फायदे होंगे। दूसरी बात है, इकोनॉमिक रेजिलियंस बहुत जरूरी है। आज जापान हमारे एक जिले के बराबर है, चाहे हम बनारस ले लें, चाहे हम कहीं किसी जिले को ले लें, एक जिले के बराबर दुनिया का रूल करता है इकोनॉमिक फील्ड में। तो जापान इसलिए आगे है। जब तक आप इकोनॉमिक रेजिलियंस, आज चाइना क्यों अमेरिका को टक्कर देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी चली गई है। भारत से कुछ रीजनल पावर क्यों जलते हैं, क्योंकि 4-5 से अब तीसरी चौथी हो सकता है। जर्मनी का 76% व्यापार होता है पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर, और भारत से छोटी जनसंख्या होके भी आगे है। तो जब तक इकोनॉमिक रेजिलियंस नहीं आएगा, आप वर्ल्ड पावर को चेंज नहीं कर सकते। आपको आना ही पड़ेगा, आपको विकास करना ही पड़ेगा। और विकास ये नहीं कर सकते कि मैं जीत गया, मैं हार गया, मैं झुकूंगा नहीं, इससे नहीं होगा। आपको यूएई जैसा आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको सऊदी अरेबिया जैसे आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको मलेशिया जैसा आगे बढ़ना पड़ेगा अगर मुस्लिम देश में आगे जाना चाहते हैं। आपको इंडोनेशिया जैसा विकास करना पड़ेगा, कोलंबो जैसा विकास करना पड़ेगा। आप अपने एक परिवार को सपोर्ट करते हुए कि मैं जीऊंगा मरूंगा, इससे नाराओं से नहीं चलता है कोई युद्ध। चौथी बात इसके लिए मैं एक कहूंगा कि हार्मुज की बात हुई थी, जावेद साहब ने बोला कि कितना खर्चा हो गया। सबको पता है, एक सिंपल आदमी को पता है कि अगर हार्मुज से तेल हमारा आता है तो सस्ता भी आता है और कम समय में आता है। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में अगर बंद कर दिया जाता है, सप्लाई लो कर दी जाती है, ठीक है साहब, जावेद साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जावेद साहब नहीं, एक चीज बता दूं, जब वो कम होगा, लेकिन मजबूरी में करता कि नहीं क्या, इंडो पैसिफिक 40% तेल इस दुनिया का यूज करता है, लेकिन 8% पैदा करता है। लेकिन वो करेगा, मजबूर होकर अमेरिका और अफ्रीका से तेल लेगा, तो प्रॉफिट किसका होगा, अमेरिका को होगा। तो ईरान कोई गलत काम करता है अगर गुप्ता साहब जवाब भी सुन लेते हैं। जावेद साहब आपके पास ही आऊंगी। जी मैं सिर्फ इसमें यही बात करूंगा, अभी गुप्ता साहब ने ब्रिक्स की बात की कि ब्रिक्स ने कंडेम नहीं किया, ठीक है। ब्रिक्स में सबसे मेन प्लेयर कौन है आपको पता है, उसमें चाइना भी है, उसमें रशिया भी है। अब इन दोनों का इस जंग में किरदार क्या रहा है, सबको पता है ना कि बैक एंड पे उनका किरदार इसमें क्या रहा है। वो कंडेम करें ना करें, लेकिन उन्होंने ईरान की हेल्प के लिए जो किया वो दुनिया के सामने, वो अमेरिका के सामने। और कंडेमनेशन की बातें सर अब बहुत पीछे रहेगी। क्या आज यूएनओ का कोई किसी तरह का मोल है? बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको भी पता है, ये हमें भी पता है। तो जो मुल्क एक्टिवली काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, वो ज्यादा यहाँ पे मैटर करता है। दूसरी बात, आपने इसराइल की बात की, तो सर मैं वही कहूंगा, यही तो बात है कि इसराइल का जो मीडिया है और वहां के लोग हैं, उन्होंने अभी तक वो फैक्ट्स एंड फिगर ही नहीं दिए कि इसराइल में ईरान के जो मिसाइल है वहां कितनी तबाही हुई है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना नुकसान हुआ है, वहां उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन किस बुरी तरह से तबाह कर दी गई है। ये उन्होंने सब कुछ छुपाया और ये छुपेगा नहीं, दुनिया के सामने आ जाएगा और आ भी रहा है। तो इसराइल मुकम्मल तौर पर यहाँ से ना ईरान के सामने हिल चुका है। आप देखें ना, ईरान को यहाँ पे दांत तो दे ना, उनके पास प्रॉपर एयरफोर्स थी, ना उनके पास प्रॉपर आर्मी है, ना उनके पास प्रॉपर नेवी। और एयरफोर्स के बगैर ये सुसाइडल होता है किसी भी जंग में जाना, वो भी आपके सामने इसराइल और अमेरिका हो। तो फिर भी ईरान अपनी शर्तों पे आज इस्लामाबाद में आया है, तो यहाँ ईरान की दाद बनती है। और इसमें आखिरी बात, इसमें ये देखें, अभी यहाँ पे कहा जा रहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को इशारा किया और पाकिस्तान ने अमेरिकी इशारों पे ये टॉक्स कर ली, तो ये आई थिंक गलत बात है। अमेरिका मजबूर हुआ है। सर जावेद साहब, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान पे 138 अरब डॉलर का कर्ज है। बिल्कुल है, छोड़ दीजिए। अब मैं उस बात को और अमेरिका, आप समझिए, एक दबाव जरूर है। हो सकता है ना सर कि पाकिस्तान को एक इशारा मिला, पाकिस्तान उसी इशारे पर काम कर रहा है। जावेद साहब एक लाइन सुशील साहब, एक लाइन है। देखें, बात ये कि क्योंकि ग्लोबल नॉर्थ ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, यूरोप उनसे पीछे हो गया, ना हम फौजें भेज रहे हैं, ना हम अमेरिका की हिमायत कर रहे हैं। जावेद साहब, सवाल इसीलिए उठ रहे क्योंकि आप समझिए इस बात को, जब पहले आप लोग मध्यस्थता के लिए सामने आए तो ये वही ईरान है जिसने साफ तौर पर सुरक्षा का हवाला देकर मना कर दिया, कहा कि नहीं हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद चाइना ने समझाया। जी देखिए, मैं आपकी बात
पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी, उन्होंने शहबाज शरीफ से और जावेद साहब, आपकी ऑडियो में दिक्कतें आऊंगी मैं आपके पास। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सीज फायर के बाद भी ईरान की सख्ती साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हर दिन सिर्फ 15 जहाजों को ही एंट्री मिलेगी। तो एक तरफ स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर जो तनातनी बरकरार था, सीज फायर के बाद भी ईरान में अभी भी वो सख्ती है। साफ तौर पर ईरान ने कहा है कि हर दिन सिर्फ और सिर्फ 15 जहाजों को ही एंट्री मिलेगी और जो कानून स्टेट ऑफ हार्मूज को लेकर लागू ईरान की तरफ से किया गया था उसका पालन करना भी जरूरी है। जो टैक्स ईरान ले रहा है वो टैक्स देना होगा उन जहाजों को, और इसी को लेकर अमेरिका में नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। जावेद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। मेरी ऑडियो क्लियर है जावेद साहब? जी मैं सिर्फ जो है ना, मैं अपनी वही बात यहाँ पे फिर रख रहा हूँ। मैं यही कहूंगा कि इस वक्त ट्रम्प की मजबूरी थी कि उनको पाकिस्तान का साथ चाहिए था कि जहां कोई ऐसी जगह जहां पे टॉक्स हो सके। और पाकिस्तान जो है, आपको पता है ना, इस टाइम पाकिस्तान, सऊदीया पाकिस्तान की बात सुन रहा है, ईरान पाकिस्तान की बात सुन रहा है, अमेरिका पाकिस्तान की बात सुन रहा है, चाइना पाकिस्तान की बात सुन रहा है। वाहिद कंट्री है। सर, ये तो आप कह रहे हैं ना कि सुन रहा है, क्या पता ऐसा ना हो, सिर्फ एक दबाव बनाया जा रहा है। ये भी तो हो सकता है क्योंकि ऑप्शन में तो टर्की भी था। क्या आपको जावेद साहब, क्या ये सिर्फ और सिर्फ जावेद साहब ये आप कह रहे हैं, या आप भी इस बात को मानिए कि एक दबाव जरूर है पाकिस्तान पर? सुने, अगर मैं कह रहा होता ना तो ये टॉक्स इस्लामाबाद के बजाय कहीं और हो रही होती। सबूत इस बात का यही है। देखिए जावेद साहब, मेरे को एक चीज का जवाब दीजिए। क्या आप भूल गए जब पहले ईरान ने या पाकिस्तान ने ईरान से मध्यस्थता की बात की, उनने क्या वर्ड्स कहे कि पाकिस्तान उस स्ट्रेचर का नहीं है कि पाकिस्तान मीडिएटर बन सकता है। बाद में जब तक ईरान को भी दबाव नहीं आया तब उन्होंने क्यों इनकी मध्यस्थता मान ली? दैट मींस कि ईरान को भी कुछ, और यही एक रीजन है जावेद साहब कि जब ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है, नेतन्याहू ने फिर उस पोस्ट को लेकर चेताया तो फिर तुरंत उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया जाता है। इस बात को आप मानिए कि एक डायरेक्शन दिया जा रहा है पाकिस्तान को, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान उस पर चल रहा है। सोडी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। फिरौन जी, सैनिक पढ़ाई में हमें एक शब्द सिखाया जाता है जिसे कहते हैं पायरेक विक्ट्री। पायरेक विक्ट्री का मतलब होता है किसी एक पक्ष का नुकसान ज्यादा होता है लेकिन जीत उसकी होती है। इजराइल ने अपनी मीडिया पे 3 मार्च से पूरे प्रतिबंध लगा दिए है। इजराइल का कोई पत्रकार वहां की घटनाओं को रिपोर्ट नहीं कर सकता है। ईरान ने साफ कहा कि उनके इस 40 दिन की जंग में 2076 लोग मारे गए हैं, 25,777 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने क्यों नहीं ये फिगर्स दिए? क्योंकि इजराइल कुछ छुपा रहा है। जैसा मैंने आपको कहा, सैनिक पढ़ाई में शब्द होता है पायरेक विक्ट्री, तो ये अमेरिका ने भी किया है। हुई है। तो अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं, थोड़ा अध्ययन करें, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ज्यादा बिलीव नहीं करें। ये जो नैरेटिव वेस्टर्न मीडिया ने दशकों से फैलाया था असली फिलिस्तीन मुद्दे को या मिडिल ईस्ट के असली क्राइसिस को दबाने के लिए, वो दशकों तक सफल हुए। लेकिन जैसे सर प्लीज एक मिनट, मैंने किसी भी पैनलिस्ट को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी को नहीं। जो आप कह रहे हैं उस पर आपके आऊंगी सुशील जी, आऊंगी। सोडी साहब को बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, आऊंगी मैंने आज तक किसी पैनलिस्ट को 105 टीवी चैनल पर मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। मेरे को प्लीज डिस्टर्ब। सुशील जी आऊंगी, आपको समय दिया जाएगा। सुशील जी आऊंगी, एक एक करके। सोडी साहब प्लीज अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। आऊंगी सुशील जी, आपको पूरा समय दिया जाएगा। जी सर, आप एंकर नहीं है। देयर इज एन एंकर इन द शो, लेट द एंकर कंट्रोल इट। बट द वे यू आर टॉकिंग, सर लीव इट, सर लीव इट। सुशील जी एक एक करके। सुशील जी मैं आपको टाइम दूंगी। सुशील जी जब आपका टाइम आएगा तो आप बोलिएगा, तब आप काउंटर करिएगा। सुशील जी एक एक करके। सोडी साहब, यू आर नॉट द एंकर, यू आर नॉट द एंकर। देयर आर सर्टेन डिस्क्रिपेंसीज। You are from the defense. आप क्या ऐसी बात? सुशील जी आऊंगी, एक एक करके। सुशील जी ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बात को रखिए आप लोग, एक एक करके। सुशील जी आऊंगी मैं आपके पास, अभी आऊंगी। सोडी साहब प्लीज कंप्लीट करिए बात। सोडी साहब प्लीज कंटिन्यू। सनम जी देखिए, मैं दशकों से अनुरोध करूंगा, ये मिडिल ईस्ट का जो मुद्दा है इसके 4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़िए, बाकी कुछ मत पढ़िए। 4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़िए। पहला है मैकमहन हुसैन करेस्पॉन्डेंस 1915 का। दूसरा है साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट फ्रांस और ब्रिटेन का 1916 का। तीसरा है ब्रिटेन का बालफूर डिक्लेरेशन 1917 का। चौथा है संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन 181/2
29 नवंबर 1947 का। जो भी दर्शक ये 4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे उन्हें मिडिल ईस्ट क्राइसिस अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं तरन्नुम जी, अगर भारत में 1000 विशेषज्ञ जो टीवी चैनल पे आते हैं, सिर्फ 100 ने ये 4 डॉक्यूमेंट पढ़े हैं। आज पूरे अमेरिका में, आज पूरे पश्चिमी यूरोप में क्यों सारे देश इजराइल के खिलाफ है? हमें यह भी तो समझना होगा ना कि अगर इजराइल बिल्कुल दूध का धुला होता, 70-80 साल से इजराइल ने कुछ गलत नहीं किया होता, तो आज क्या अमेरिका के 73% लोग इजराइल के खिलाफ होते? जो पीयू रिसर्च की रिपोर्ट आज सवेरे आई है, क्या पश्चिमी यूरोप के देश स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी क्या इजराइल के खिलाफ होते? तरन्नुम जी, मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या हम दूसरे अनवेरिफाइड सोर्सेज की बात नहीं मानेंगे, सच्चाई हमारे सामने उजागर होगी। जैसे मैंने कहा, ये ईरान की पारिक विक्ट्री है जो हमें सैनिक पढ़ाई में ये चीजें सिखाई जाती है। ठीक है, सुशील, जवाब मैं आपके पास आती हूँ, आप अपनी बात को रखिएगा। देखिए सोरी साहब, जिस हिसाब से आपने कहा, जो आपके स्टेटस, जो आपके आप जो ज़्यादा बोलते हैं वो आप ईरान के हक में बोलते हैं, इजराइल वगैरह के बिल्कुल विरोध में जाते हैं। आप बता दीजिए, आप डिफेंस से है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो बार के दौरान अपने कैजुअलिटी फिगर्स देगी? आपको लग रहा है कोई ऐसी कंट्री है जो आप कह रहे हैं इजराइल ने अभी तक अपनी कैजुअलिटीज नहीं दी, भारी बर्बादी होगी, बाकी चीजें होती है? आपको क्या लग रहा है ईरान में बर्बादी नहीं हुई? ईरान इस वार में विनर है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईरान कल जब आएगा या जब कल वार्ता होगी, जिस हिसाब से वो आज कह रहे हैं कि हमारी 10 शर्तें मानी गई है, क्या इसमें कोई सच्चाई है कि अमेरिका ने कहा आपकी जो 10 शर्तें हम उसको मानेंगे? देन व्हाट फॉर द टॉक्स आर? ऐसी बात नहीं है कि एक चीज है जो वन नेगेटिव साइड में बात करना है। आप देख लीजिए, ओवरऑल देख लीजिए कि सिचुएशन क्या है। आप जो कह रहे हैं ईरान विनर है, जावेद साहब कह रहे हैं विनर है, क्या ईरान विनर है? जिस कंट्री का इस टाइम जो प्रेजेंट हेड है मुश्ताफा साहब, वो जब से वो उसको चुना गया तब से वो पब्लिक में नहीं आते हैं, छुपे हुए बंकर से वो ये कर रहे, अपने ट्वीट कर रहे हैं और अपने वीडियो चलाते हैं। इस टाइम सिचुएशन है अभी तक। सुशील जी, अब इसमें आप एक बात बताइए, अब पैमाना क्या होगा सर? कैसे आंका जाए कि कौन विनर है? इजराइल कह रहा है वो जीत गया, अमेरिका कह रहा है वो जीत गया, ईरान कह रहा है वो जीत गया। देखिए अभी प्री मैच्योर स्टेज है, जब बातचीत होगी, कल होगी बातचीत, उसमें सीधे पता चलेगा। अगर इजराइल ईरान की बात 10 शर्तें मानी गई, यूएस एंड इजराइल इज लूजर। अगर अमेरिका क्या दबाव रहा उन पर, अमेरिका इज लूजर। बट जैसे भी अपने गुप्ता जी ने भी कहा, इजराइल तो इसमें बिल्कुल क्लियर ये आउट है, क्योंकि वो दूसरा चीज है, जो मेन सफरर है यूएस नहीं है, इजराइल सफरर है। एक कंट्री को 6-7 कंट्री को अकेले लड़ना पड़ता है। एक साइड से ईरान ने हिजबुल्लाह शुरू किया, उनको ये सपोर्ट करते करते उनको एक आर्मी शक्ति बनाई। दूसरे साइड से हौतीज को सपोर्ट कर रहा है। ये तो ईरान का, अगर अमेरिका इसमें विड्रा करेगा, इजराइल तो मारा जाएगा अकेले में। इसलिए इजराइल इस पर कभी समझौते पे हक में नहीं होगा। और ये जिस हिसाब से लग रहा है बहुत सारी कंट्रीज है, ये सारी जो वार्ता है मेरे को लग रहा है कि बिल्कुल सफल नहीं होगी। इसमें जो ये आउटकम्स होंगे उसके बाद पता चलेगा। जिस हिसाब से आज भी ट्रंप साहब ने धमकी दी कि अगर ईरान नहीं मानेगा तो हम उनको फिर दोबारा से सख्ती से पेश आएंगे। दैट मीन्स कि अभी ट्रंप साहब भी बड़े ये फर्म है, जो वो ईरान पे दबाव डाल रहे हैं कि बातचीत में आना पड़ेगा और शर्तें भी जो वो भी रखेंगे थोड़े, वो भी माननी पड़ेगी। ठीक है, जावेद साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। जी देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा एंड में कि जो भी होगा, टॉक्स हमेशा गिव एंड टेक्स होती हैं। ऐसा नहीं कि ईरान के तमाम 10 पॉइंट्स मान लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि ईरान को बिल्कुल आप इस तरह हाशिए पे यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन इसराइल के हवाले से मैं यही बात कहूंगा, इसराइल के समाज के अंदर इस जंग के बाद जो फॉल्ट लाइंस आई है ना, इसराइल के लिए उनको हजम करना बहुत ज्यादा मुश्किल भी होगा। और ट्रंप के बारे में एक ही बात कहूंगा, सर देखें, अगर आप आज टॉक्स पे आए हैं, यानी अमेरिका टॉक्स पे आए, तो ये भी एक सेइंग है, ये भी एक सेइंग है कि जो चीज आप जंग के मैदान में ले नहीं सकते ना, फिर आप उसको टेबल पे भी मनवा नहीं सकते। अब गिव एंड टेक ही होगा। ठीक है, डीके साहब मैं आपके पास आऊंगी, वक्त की भी कमी है, आखिरी रिएक्शन आपका।
जी तरन्नुम जी, एक तो मैं जावेद से भी बात करवाऊं कि चाइना ने, रसिया ने हेल्प किया। इसमें नो डाउट जब भी कोई युद्ध होता है तो हमको भी सिंदूर के दौरान, कारगिल के दौरान इजराइल ने हमें सपोर्ट किया था। ये बार बार हमारे मीडिया नहीं, हमारे मंत्री के द्वारा बोला जाता है, राष्ट्र की तरफ से बोला जाता है। तो लेकिन एक फॉर्मल कंप्लेंट करना कि ये गलत किया है, ये आज तक इन बड़ी संस्थाओं ने किया, जिसका ईरान 2024 में सदस्य बना। मैं सोडी साहब की बात करूंगा, पीयूष सर से। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हम व्हाट्सएप या कहीं पर भी हम किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन को लेके आ जाते हैं, न यूनाइटेड नेशंस के डाटा को देखेंगे, न हम अंकटाड के डाटा देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस डाटा को देखेंगे। हम सीधे कोई रिसर्च सेंटर अमेरिका में बैठा है, लंदन बैठा है, जो कि हमेशा अपने लाभ के हिसाब से बात करता है, उसको हम ले लेते हैं और उसके अनुसार ये हुआ। पहली बात, कौन दुनिया में ऐसा मीडिया, ईरान से एक भी आपका भारत का मीडिया परिवार का एक भी एंकर जाके वहां से रिपोर्टिंग कर पाया है क्या? इजराइल से आप 50 एंकर को देख सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो कर रहे हैं रिपोर्टिंग। अमेरिका से कर रहे हैं, हर जगह से कर रहे हैं, लेकिन ईरान के अलावा। फिर भी ईरान में मीडिया बैन है, फिर भी ईरान में इंटरनेट बैन है, अरे सॉरी इजराइल में बैन है। तो ये चीजें जरा सा ना, हाँ, लेकिन एक बात है कि मैं जरा सा अलग जाऊंगा कि मैं पाकिस्तान में बुराई ना करूं। देखिए पाकिस्तान चाहे जो भी है, चाहे जैसे भी कर रहा हो, चाहे उनका जो भी है, लेकिन ठीक है, इस परिस्थितियों में, इस विपरीत परिस्थितियों में कोई देश के अंदर अगर समझौता होता है तो खैर मकदम होना चाहिए उसका, और वो चीजें अच्छी होनी चाहिए। देखिए हमेशा बेहतरी के लिए काम करो, लेकिन हमको हकीकत से नहीं भागना चाहिए। हकीकत वही है कि 5 युद्ध लड़ने के बाद भी अमेरिका एक ही युद्ध लड़ा है अपना इमोशन से, अफ्रीका का, अफगान का युद्ध 9/11 के बाद। ठीक, गुप्ता जी माफी के साथ लोगों की वक्त की बेहद कमी है। सोनी साहब, सुशील जी, डीके गुप्ता जी और जावेद साहब, आप सभी ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत होगी, देखने वाली बात की अब कूटनीतिक तौर पर क्या रास्ते सामने आते हैं। फिलहाल रुकते हैं अपने छोटे से ब्रेक के लिए।